चलो एवरीवन ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो यहाँ पे लेसन नंबर 11 में हमने क्या बोला, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑइड एंगेजमेंट। एथिक्स का सिंपल मतलब है मोरल प्रिंसिपल्स। क्या है गाइस? मोरल प्रिंसिपल्स। ये मोरल प्रिंसिपल गवर्न करता है पर्सन का बिहेवियर। हमने बोला था ना, तुम्हारे एथिक्स गवर्न करते, तुम कैसे बिहेव करते हो, जो तुम अपने घर पे सीखते हो। और हमने बोला था कि यही मोरल प्रिंसिपल्स, यही एथिक्स का स्टेट ऑफ माइंड है। किसी को लगता रहेगा गाली नहीं देना चाहिए, अच्छी बात है। किसी को लगता रहेगा किसी पेरेंट्स को तेरे को गाली दिया तो तू भी गाली दे, तो अपना अपना स्टेट ऑफ माइंड है और उसके हिसाब से तुम एक्ट करते हो, अपना काम करते हो, परफॉर्म करते हो। ये जो स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से तुम एक्ट परफॉर्म कर रहे हो वो है क्या? वो अकॉर्डिंगली क्या है? तुम्हारा मोरल प्रिंसिपल ही है, बराबर ना। क्या जरूरत है प्रोफेशनल एथिक्स की? देखो, अपने को यूजर्स को प्रोटेक्ट करना है, क्लोज जी को, अपने प्रोफेशन का नाम नहीं खराब करना है, इंस्टीट्यूट को डिस्क्रेडिट नहीं करना है, और अपने को अगर इज्जत कमाना है मार्केट में तो अपने को प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत है। अपने अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना ले सीए इंस्टीट्यूट, जैसे फाइन ना लगा दे, मेंबरशिप को सस्पेंड करना मींस टेम्पररी सस्पेंड, और रिमूवल मतलब हमेशा के लिए निकाल दिया। फिर बोला गाइस हमने डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स एंड रूल बेस्ड एथिक्स, राइट एवरीवन। दिल से कहां पालन होगा? स्पिरिट ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल में, और रूल बेस्ड में एस्टेब्लिश्ड रूल्स, बराबर। एक्सरसाइज क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोफेशनल जजमेंट। ये याद है ना, प्रोफेशनल जजमेंट, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज यूज करके क्या करेंगे गाइस? बोलो मुझे, इन्फॉर्म डिसीजन करेंगे जो अप्रोप्रिएट रहेगा इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में। ये जजमेंट हम कब लगाते हैं? जब लॉ नहीं है, दिल से लगाते हैं। और अगर हमको रूल बेस्ड में एक्सरसाइज करना है तो डेफिनेटली हर जगह रूल रखता नहीं है, रिजिड है। क्या है? रिजिड है। प्रैक्टिकल हर सिचुएशन में लग नहीं सकता, और कई बार हम लोग गाइस रूल फॉलो करने के चक्कर में क्या ओवरलुक करते हैं? स्पिरिट ऑफ एथिक्स, दिल की बात को ओवरलुक करते हैं। कौन ब्रॉडर है? प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स ब्रॉडर है। याद मतलब मॉडरेट लोग, मॉडरेट को बच्चा चाहिए, अभी तक रूल है क्या? कोई भी चीज के लिए ब्रॉडर क्या होगा? प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स रेदर देन रूल बेस्ड एथिक्स क्या है? नैरो। कैसे याद रखेंगे? कोई भी कंपनी का सीईओ है, सीईओ क्या एथिकल होना चाहिए? यस, वो प्रिंसिपल बेस्ड भी एथिक्स होना चाहिए एंड रूल बेस्ड भी एथिक्स होना चाहिए। सीईओ, सी कंप्लायंस, ई एक्सरसाइज, ओ आउटलुक। समझ रहे एवरीवन? फिर बात किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, या उसको हम क्या बोलते हैं? एथिकल रिक्वायरमेंट बोलते हैं, या उसको कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहले गाइस कोई भी प्रोफेशन के हिसाब से सी पे चलेंगे। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बराबर ना। ये इंफॉर्मेशन कब एक्वायर्ड किया? ड्यूरिंग प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप में, बराबर एवरीवन। और ये कब डिस्क्लोज करना चाहिए? एक्सेप्शन अंधेरे में। याद है मित्तल उस किसके ऊपर चढ़ गया? देव के ऊपर। देव किसके ऊपर चढ़ गया? कल्प के ऊपर। कुछ तो अंदर में गड़बड़ चल रहा था, एलईडी जलाएंगे। याद है? रिक्वायर्ड बाय लॉ। याद है? एम्प्लॉयर अगर जो क्लाइंट है वही बोल रहा है, और डी अगर हमारा प्रोफेशनल ड्यूटी मतलब इंस्टीट्यूट बोल रहा है, प्रोवाइडेड लॉ हमको कंपनी लॉ बड़ा है वो मना नहीं करना चाहिए। इंस्टीट्यूट बोल रहा है तुम करो डिस्क्लोज, प्रोवाइडेड कंपनी लॉ तुमको मना ना करे। ये याद है कि नहीं? सी कॉन्फिडेंशियलिटी। ओ ऑब्जेक्टिविटी, तुमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट। बिकॉज ऑफ कब कब कॉम्प्रोमाइज होता है प्रोफेशनल जजमेंट? कब? सी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यू अंडी इन्फ्लुएंस, बी बायस, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, राइट एवरीवन। सी ओ, देन आई इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये हॉनेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड, हॉनेस्ट, प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड बिजनेस रिलेशनशिप। याद रखना, प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में पर्सनल रिलेशनशिप को मिलाना नहीं है। फिर फेयर डीलिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रूथफुलनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलना, फेयर डीलिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रूथफुलनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर ना। और फिर क्या होता है? क्या तुम एसोसिएट होगे कोई भी आरओसी रिपोर्ट, अदर इन्फॉर या कम्युनिकेशन से जो तुमको नोविंगली पता है, तुम बिलीव करते हो कि वो इंफॉर्मेशन मटेरियली फॉल्स है, या गाइस वो मिसलीडिंग है, या वो ओमिट किया है, तुमने जानबूझ के ओमिट किया और वो ओमिशन इंपॉर्टेंट था, ओमिट नहीं करना चाहिए था, सच ओमिशन क्या होगा? मिसलीडिंग। क्या नोविंगली ऐसा करना चाहिए? नहीं। इसलिए हम लोग ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे हम इंटीग्रिटी। क्या है? इंटीग्रिटी। सी ओ आई बी बिहेवियर, कुटे है बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर। बताओ, क्या कोई तुमको गाली दे, क्या तुमको कोई आड़ा टेढ़ा बोले, क्या तुम अपना पेशेंस, कामनेस क्या करोगे? लूज कर दोगे? नहीं। तुम लॉ का सहारा लोगे, कंप्लेन करो, लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करो, अवॉइड करो ऐसा कंडक्ट जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करता है। सपोज हर्ष रावल
सीए बन गया और अपनी वाइफ के साथ घर पे डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो ये भी प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर रहा है, ये इंस्टीट्यूट का नाम खराब कर रहा है। बराबर मैंने अखबार में क्या खबर छपेगा कि हर्ष रावल सीए अपनी वाइफ के साथ क्या किया, एब्यूज किया, डोमेस्टिक वायलेंस किया। क्या अगर चिंटी सुप्रिया सीए नहीं है और इसने कुछ सुसाइड किया तो क्या नाम है, सुप्रिया ने सुसाइड किया, बट सीए सुप्रिया है तो डिस्क्रेडिट होता है। इंस्टीट्यूट का नाम बनाए रखना है अपने को, समझ में एवरीवन। कोई भी प्रोफेशन मतलब कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर तुमको अटेंड करना है गाइस, अचीव करना सीए डिग्री अचीव कर लिया, हो गया काम? नहीं, क्या करना पड़ेगा, अपडेट मेंटेन करना पड़ेगा प्रोफेशनल स्किल एंड नॉलेज, और वो लेवल का मेंटेन करो जिससे तुम एश्योर करो कि क्लाइंट को क्या मिलेगा, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस, राइट एवरीवन। और एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस किस पे बेस्ड होगा, ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे। करंट टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बराबर एवरीवन। और ये रेलिवेंट लॉ जो होगा करंट में, कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करेंगे, 2013। अरे ऐसा नहीं है कि नहीं बोलने बोले, मतलब जब पूछो तो बोल सकते हो यार, उसमें क्या है, समझ में एवरीवन। ये हो गया कॉम्पिटेंसी। और फिर क्या है, ड्यू डिलीजेंस का मतलब है केयरफुली काम करना, थोरफली डिटेल में काम करना और टाइमली काम करना। कोई भी प्रोफेशन, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ ऑब्जेक्टिविटी, आई इंटीग्रिटी, बी बिहेवियर प्रोफेशनल बिहेवियर, कोई भी प्रोफेशन कॉम्पिटेंसी ड्यू केयर। क्या ये सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट को एप्लीकेबल है कि सारे प्रोफेशनल के लिए, राइट एवरीवन। अब इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर की बात किया, देखो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, पहले ये इंप्लाइड है, ये मीनिंग नहीं है, ये इंप्लाइड कॉन्सेप्ट है कि ऑडिटर का जजमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए दूसरे के विश और डायरेक्शन पे, राइट एवरीवन। और इसको डिफाइन करना मुश्किल है बिकॉज ये पर्सनल कैरेक्टर है। पर्सनल कैरेक्टर मतलब माइंड की बात आएगी ना, माइंड, क्या हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमको अलाउ करना चाहिए, यस। किस लिए, ओपिनियन एक्सप्रेस करना विदाउट अफेक्टेड बाय नेगेटिव इन्फ्लुएंस से अफेक्ट बिना हुए ओपिनियन एक्सप्रेस करना अलाउ करना चाहिए, जिससे हमारा फिर क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इप्सो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इप्सो मतलब आई इंटीग्रिटी, पी दो वर्ड है तो दो आएगा, प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ओ ऑब्जेक्टिविटी। क्या सिर्फ माइंड से हमको इंडिपेंडेंट होना है कि अपीयरेंस से भी? ऐसे कोई भी सिग्निफिकेंट थर्ड पार्टी कोई भी सिग्निफिकेंट फैक्ट दिख रहा है कि तुम गाड़ी खोल रहे हो, उसके लिए सनी के इशारों पे नाच रहे हो, तुम चेकिंग कर रहे हो, उससे क्वेरी पूछ रहे हो, बोल रहे सही है, तुम सही मान रहे हो, ऐसा फैक्ट सर्कमस्टेंसेस हमको अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड, ताकि थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्म्ड है, जो रीजनेबल है, समझदार है, अगर उसको ये फैक्ट पता चले कि तुम उसके सनी के इशारे में नाच रहे हो, तो कंक्लूड कर लेगी कि ये सीए फर्म या उसके मेंबर का इप्सो कॉम्प्रोमाइज है। तो अगर तुमको अपीयरेंस होना है तो तुमको अवॉइड करना है, क्या करना है गाइस, अवॉइड करना है, राइट एवरीवन। और हम लोग इंडिपेंडेंट होना है दोनों तरीके से, बट जहां अच्छाई है वहां बुराई है, ट्रैट है, क्या है, ट्रैट। पहले फैमिली के पास जाएंगे, फैमिली रिलेटेड ट्रैट में क्या है कि रिलेशनशिप लोगों को कमजोर कर देता है, याद है बाजीराव मस्तानी, रिश्ते हमेशा अपना गला घोट देते, ज्यादा सिंपेटिक होना नहीं चाहिए। अगर मेरा क्लोज रिलेशन है किसके साथ, एंगेजमेंट टीम, मालूम किसका, इसका वाला एंगेजमेंट टीम वर्किंग इन सनी लिमिटेड, ये हमारी टीम में आर्या की जो माउशी है वो सनी लिमिटेड में सनी मैनेजर है। क्या मुझे बताओ फैमिली ट्रैट होगा कि नहीं होगा? फैमिली के पास जाएंगे और बोलेंगे अपने को पैसा मांगता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट दो हमारा, बराबर, इन ऑडिट ऑफ क्लाइंट, अंधा पैसा कमाने का, अंधा पैसा, तो ऑडिटर अंधा है, ए को छोड़ो। बी बेईमानी मतलब क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप। सी चीटिंग करेगी कौन, सनी, कंटिजेंसी ऑफ फीस, अगर हम उसको क्वेरी देंगे तो फीस रुका सकती है। डी हम लोग उसके फीस पे डिपेंडेंट, सनी धोखा दे सकती है क्योंकि अनड्यू डिपेंडेंट है, उसके फीस पे लूज हो सकता है क्लाइंट, याद है कि नहीं। ई ईमानदारी इस तरह करेगी पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिले। एफ फ्रॉड करे, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, डायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इनडायरेक्टली मेरे फैमिली या रिलेटिव के थ्रू, समझ में आ रहा है। एंड जी गैम्बलिंग, मैंने उसको गारंटी दिया, उसने मुझे गारंटी दिया, मैंने उसको लोन दिया, उसने मुझे लोन दिया, बोलना मालूम है कि नहीं। फैमिली गए, फाइनेंशियल है, नहीं दे रहे, दिखा ना कट्टा दिखाएंगे, इंटरप्रिटेशन कोई करेगा तो हम लोग अच्छे से मतलब डिटेल्ड मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिवली एंड स्केप्टिज्म के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। क्या धमकी दे सकती, पहला धमकी तेरे को निकाल दूंगी, क्योंकि तो डिसएग्री कर रहा है ना, हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी को रॉन्ग बोलते हैं, तेरे को निकाल दूंगी। दूसरा क्या धमकी दे रही है, काम थोड़ा कम करिए और फीस ज्यादा कम करिए, पागल है क्या। और लिटिगेशन, उसको कमरे में बुला के बंद कर दी, साड़ी उतारना शुरू कर दी, लिटिगेशन, धमकी दे रही है, याद है कि नहीं। ये तुम धमकी दोगे, बिंदास जाओ, पेरेंट्स को उड़ा दो गोली से, मैं हूं ना, एडवोकेट को लेके आएंगे,
तुमने कितना भी बुरा किया हम तुमको प्रमोट करेंगे। हम लोग कंपनी की तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, मतलब कंपनी की तारीफ जानबूझ के ऑडिटर करते हैं, बिकॉज ऑडिटर ने उसमें सस्ते में शेयर लिया है। याद है नायका, याद है पेटीएम, आजकल यही चल रहा है, अभी बोर्ड का भी यही चल रहा है। तो क्या करेगा ऑडिटर, तारीफ करेगा उस कंपनी के शेयर की, तभी वो सस्ते में खरीदता है, तारीफ कर करके प्राइस बढ़ा देगा और तुम महंगे प्राइस से बाहर के लोग खरीदोगे और उसके बाद पता चलेगी इसने जो तारीफ की था झूठी थी, और बाद में पलटी भी खा देगा कि मैंने ऐसा बोला नहीं था, और रिपोर्ट में ये लिखेगा भी नहीं। पहले तुमने तारीफ कर दिया किसी का, उसके बारे में तुम बुरा कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? नहीं। ये याद है कि नहीं? या तुम उसके एडवोकेट हो, समझ में आ रहा है? एडवोकेसी ट्रेड, ठीक है। तुम जिंदगी में कितना भी पाप कर लो, कितना भी पावर लगा के एडवोकेट बचा ले, लेकिन अगर दोबारा केस खुला कोर्ट में तो उसको रिव्यू बोलते। कोर्ट वाले क्या करेंगे? सेल्फ रिव्यू करेंगे। प्रीवियस जजमेंट जो कोर्ट ने दिया था वो तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिटर ने जो प्रीवियस जजमेंट लगाया था, देखो मैंने क्या होगा, मैं डायरेक्टर था किसमें? सनी में 2022 में। उधर अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने डिजाइन किया, उधर का इंटरनल कंट्रोल मैंने डिजाइन किया, और जब मैं उधर ऑडिटर बन गया 23 में, बोलते तेरा अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है, तेरा डिजाइन गलत है। मेरे को पता है गलत है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्या कोई खुद की गलती निकालता है क्या? खुद का मुझे जजमेंट रीवैल्यूएट करना है। अरे याद है कि नहीं? बोलो। और सेल्फ रिव्यू डिसीजन की तुमको होगी फांसी। क्या होगी? फांसी। फैमिलियरिटी, ए एडवोकेसी, एस एस सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, और आई इंटिमिडेशन। ये समझा गया? अब इस डर से बचने के लिए क्या है? सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मतलब कुछ एक्शन लेना। अभी ये एक्शन भद्रेश सर तुमको डिटेल में कराएंगे। ये एक्शंस जो होते हैं ना, वहां कंपनी लॉ में दिए एक्शंस, ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे क्या होगा? थ्रेट रिड्यूस हो जाएगा, बराबर ना? और जब थ्रेट रिड्यूस होगा तो मैं आराम से कंप्लायंस कर सकता हूं। किसका? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, मतलब कोई भी प्रोफेशन का। और इससे क्या होगा? मेरा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा एक्सेप्टेबल लेवल पे। अच्छा, सेफ गार्ड कुछ गाइडेंस देता है, याद है कि नहीं? पहले बोलते हैं कि ऑडिटर को ऑलवेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंट आएगा। इस पे क्या आएगा? कॉन्फिडेंट आएगा क्वालिटी ऑफ ऑडिट पे। सेकंड क्या बोलते हैं कि काम एक्सेप्ट करने के पहले, बिफोर टेकिंग वर्क, ऑडिटर को केयरफुली क्या कंसीडर करना है कि कोई थ्रेट तो नहीं है इंडिपेंडेंस को लेके। ये तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और बिफोर तुमने ये चेक किया, लेकिन बिफोर नहीं था थ्रेट, बाद में अगर थ्रेट एग्जिस्ट हो गया तो बीच में क्या कर दो? स्टॉप कर दो। बिफोर था पता है तो तभी क्या कर दो? एलिमिनेट। चिंटी का एग्जाम्पल, और एक्सेप्ट करने के पहले बताइए सनी उसकी मौसी उधर, इसको उधर चेंज कर दो, एलिमिनेट कर दो, या ट्राई करो कम से कम पुट करो। सेफगार्ड मतलब एक्शन लो, या एक्शन तुमको वहां पढ़ाएंगे 141 में। एक्शन लेने से एटलीस्ट रेट क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर तुम अनेबल हो क्रेडिबल, मतलब एक अच्छा सेफगार्ड लगाने के लिए, तो डू नॉट एक्सेप्ट दी वर्क। ये मालूम है कि नहीं? अरे बोलना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि तुमको समझ में भी आ रहा है। हाँ, ये तो तुम्हारी क्या गाइस, क्या था ये? सेफगार्ड। उससे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, मतलब हेडिंग नहीं लिखा, ये क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। सबसे पहले मीनिंग क्या? तुमने करियर के लिए सोचा कि नहीं सोचा? कुछ भी सोच के सीए नहीं ज्वाइन करने का, थोड़ा करियर के बारे में सोचने का, क्वेश्चनिंग माइंड ऐसा चाहिए कि क्यों एमबीए नहीं किया, क्योंकि उस एमबीए की कंडीशन में हो सकता है इंडिकेट करे कुछ एरर और फ्रॉड हो, कुछ गड़बड़ हो जाए तुम्हारी वजह से, या तो तुम गलती कर रहे हो या एमबीए इंस्टीट्यूट गड़बड़ कर रहा है। अभी कैसे पता चलेगी गड़बड़ है कि नहीं? तुमको क्या करना है? क्रिटिकल एंड, और ऊपर लिख दिया मैंने, क्रिटिकल असेसमेंट करना है। बराबर, क्या करना है? क्रिटिकल असेसमेंट, क्वेश्चनिंग माइंड विद अलर्ट। ऐसे कोई कंडीशंस, कौन सी कंडीशन थे? क्राफ्ट, मुझे बताओ एवरीवन। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस है, ये कंडीशन में तुमको लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है? यस, हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है एरर और फ्रॉड की वजह से, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्रिटिकल असेसमेंट। और क्या क्या कंडीशन है गाइस बताओ? रिलायबिलिटी नहीं है एविडेंस पे, बराबर, हमको डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, फ्रॉड दिख रहा है, या क्या दिख रहा है गाइस? ऑडिट प्रोसीजर एडिशनल लगाना पड़ रहा है, ऐसे में जो सजेस्ट किया उससे भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। ये नॉर्मल सिचुएशन होगा क्या? नहीं, इस कंडीशन में पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। एक क्या हम लोग करियर में एमबीए तो नहीं चॉइस किए, क्या हम लोग क्राफ्ट कर पाएंगे? नहीं। मैं भी ढक्कन, तुम भी ढक्कन, किसी को भी नहीं आता क्राफ्ट। क्राफ्ट के लिए अलर्टनेस चाहिए। क्या चाहिए? अलर्टनेस। अलर्ट होगा तो क्राफ्ट होगा। सी कॉन्ट्राडिक्टरी, आर रिलायबिलिटी, ए एडिशनल, ऐसे एन एफ फ्रॉड इंडिकेशन हो रहा है। रिलायबिलिटी में क्या क्वेश्चन आ रहा है? किसके? वो डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी। गया तेल लेने, क्या गया? तेल लेने। अगर तुम स्केप्टिज्म लगाओगे तो क्या फायदा है? स्केप्टिज्म लगाने से जो तुम ऊपर ऊपर से काम करते हैं ना, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में ऊपर ऊपर से काम करने से रिस्क बढ़ता है, लेकिन स्केप्टिज्म लगाओगे तो जो ऊपर ऊपर से काम करने का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये मालूम है कि नहीं? जो तुम कंक्लूजन ड्रॉ करने के टाइम पे ऊपर ऊपर से काम करते हो, तो ऊपर ऊपर से कंक्लूजन ड्रॉ करते हो तो उससे रिस्क बढ़ता है, लेकिन अलर्ट हो जाओगे तो ये ऊपर ऊपर से कंक्लूजन ड्रॉ करने का और जनरलाइजिंग का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तुम जो अजम्पशन लगाते हो ऊपर ऊपर से सोच के, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन लगाते हो तो रिस्क ज्यादा है, लेकिन स्केप्टिज्म का ये रिस्क इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन का रिड्यूस हो जाएगा। बोलो गाइस, स्केप्टिज्म में दुआ लगेगी, लगेगी दुआ। ड्रॉइंग कंक्लूजन, यो अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, ए अजम्पशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है एवरीवन?
और क्या, अगर मैनेजमेंट हॉनेस्ट है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी वाला, कितना भी हॉनेस्ट हो, कितना भी इंटीग्रिटी वाला हो, लोगों का कब विचार बदल जाए, लोगों का कब बोलते ना इंटेंशन चेंज हो जाए, तुम रिलीव नहीं होते हो, कितना भी ऑनेस्ट हो, तुमको स्केप्टिज्म लगाना है। और तुमको क्रिटिकल असेसमेंट में क्या करना पड़ता है, तुमको सफिशिएंट, देखो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो उसके रिलेटेड तुमको क्रिटिकली असेसमेंट करके करना है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है इन गिवन कंडीशन, मतलब क्राफ्ट में वहां पे तो एविडेंस कलेक्ट करना ही, वो भी क्रिटिकली असेसमेंट करके। अरे याद है कि नहीं स्केप्टिज्म, अरे बोलना। फिर ऐसे 210 की बात किया, ऐसे 210 का नाम क्या है, दो लोग एग्री करेंगे, दो लोग एग्री करेंगे क्या, 10 टर्म्स पे, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो एक्सेप्ट करना है या तो कंटिन्यू करना है, क्या, ऑडिट एंगेजमेंट। कैसे करेंगे, बेसिस अपॉन ऑडिट टू बी परफॉर्म, जो टर्म्स के बेस पे ऑडिट परफॉर्म करना है वो एग्री करवाएंगे, किसके थ्रू, क्लाइंट के थ्रू, बराबर। ये चिंटी ने एक जबरदस्त क्वेश्चन लाया था कि ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, प्री कंडीशंस, क्या उसको ऑर्डर को हमेशा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर में रिटर्न में लिखना चाहिए, नहीं, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहां हमारा मकसद क्या है मालूम है, कि मैनेजमेंट ये एग्रीड करे। तो मैनेजमेंट ने अगर अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया, मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया कि ये प्री कंडीशन से मैं समझ गई, अपॉइंटमेंट लेटर में ये सब कंडीशन उसने लिख के दे दिया, मतलब मैनेजमेंट ने एग्रीड किया कि नहीं, एग्रीड विद क्लाइंट हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार अगर तुम नहीं भी तुम लेटर बना के राइटिंग में उसको देते हो, फिर भी वैलिड रहेगा। ये और क्वेश्चन क्या तुम लोग ने किया, तुमने नहीं पढ़ते हो, चिंटी ने पढ़ा, जीता, अच्छा क्वेश्चन है वो। क्या बोला मैंने, तुमको लेटर ऑफ एंगेजमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर सामने खुद सनी ने एंगेजमेंट लेटर पे सब कबूल किया, पहले वो भेजेंगे ना अपॉइंटमेंट लेटर, उससे सब कबूल किया, तुम एक बार नहीं भी लिख के दोगे चलेगा। समझो मैंने क्या बोला, चलेगा, एक बार नहीं भी लिख के दिया तो, बराबर एवरीवन। अच्छा, फिर हमने क्या बोला था कि बिगिनिंग में क्या करोगे, बिगिनिंग में तो चेक करोगे कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे गाइस, एक्सेप्ट करेंगे। ये प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ध्यान सुनना एवरीवन, हम लोग को जो एग्रीड करवाना है क्लाइंट से, क्या क्या एग्रीड करवाना है, एक तो प्री कंडीशन एग्जिस्ट करवाना है और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। याद है कि नहीं, बोलो। प्री कंडीशन में क्या है, याद करो, मैनेजमेंट सनी क्या बोलेगी, प्रिपेयर करके रखेगी, क्या करेगी, प्रिपेयर करके रखेगी। ए अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन एप्लीकेशन, इंटरनल कंट्रोल ऐसा डिजाइन करेगी जिससे एफएस प्रिपेयर होगा फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और ए अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रिपेयर आई ए प्रोवाइड करेगी। हर्ष को बुलाएगी, बोली आऊ, क्या बोलेगी, आऊ, ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस यू, बराबर, ये उससे करवाना है। और कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट एवरीवन। उसके बाद हमने क्या बोला, ऐसे 210 की क्या रिक्वायरमेंट है बिगिनिंग ऑफ ऑडिट में। देखो प्री कंडीशन के पहले भी कुछ होता है, क्या देखोगे, लिमिटेशन। क्या वो हमारा स्कोप वो डिसाइड करेगी, नहीं, हम डिसाइड करेंगे, बिकॉज हमको रीजनेबल एश्योरेंस है। अगर कोई लिमिटेशन है, यस लिमिटेशन डालिए, तेल लेने का प्री कंडीशन, लिमिटेशन कैसे डाला तूने, सीधा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, लिमिटेशन नहीं डाला तो जो वादे किए थे कि प्री कंडीशन एक्सेप्ट करेगी, चेक करो। उसके बाद लिमिटेशन तो प्री कंडीशन है, क्या प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं है, पलटी आ गई तो सीधा मना करोगे, पहले डिस्कस करोगे, क्योंकि बोली थी ना, तो डिस्कस करोगे। लेकिन डिस्कस करने के बाद भी क्या बोल रही है, या तो एक कंडीशन एक्सेप्ट करोगे या तो एक, साला हमको एक्सेप्ट ही नहीं करना, नॉट एक्सेप्ट ऑडिट। लेकिन गाइस, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि कोई लिमिटेशन नहीं और वो दोनों कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी। अगर रेडी तो हम क्या इश्यू कर देंगे, एंगेजमेंट लेटर देंगे। ये मेरे को तो जब एंगेजमेंट लेटर दोगे, तुम खामा सनी पे शक कर रहे थे, उसने लिमिटेशन भी डाला, प्री कंडीशन भी एक्सेप्ट किया, मतलब हम एंगेजमेंट लेटर भेजेंगे और सॉरी बोलेंगे, सॉरी, स्कोप ऑफ ऑडिट, और क्या कंटेंट में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आर, फिर उसके एसओ डबल आर आई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एएफआर, ये एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फ्री कंडीशन है। और ये एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तुम क्या दोगे फॉर्मेट, वो ये समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, सॉरी, याद है कि नहीं याद है। नेक्स्ट, अच्छा तो बिगिनिंग था, ये था बिगिनिंग। ये बिगिनिंग कौन सा बिगिनिंग, पहला ऑडिट का, मतलब पहली बार इनिशियल ऑडिट का बिगिनिंग में था। अब रिकरिंग ऑडिट में, गाइस रिकरिंग ऑडिट में बार बार भेजने के लेटर, ये बोलना रिकरिंग ऑडिट में बार बार भेजेंगे क्या, नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे, पहले तुम चेक करो रिकरिंग ऑडिट में ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है क्या जो बोल रहा है कि कंडीशन रिवाइज करना पड़ेगा, जो बोल रहा है कि रिमाइंड करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग टर्म। ये रिमाइंड कब होता है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। क्या होता है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग। और रिवीजन कब होगा, जब चेंज सन ऑफ लॉ, जब चेंज सन ऑफ लॉ होगा। अगर ऐसा हो रहा है, रिक्वायरमेंट है ऐसा कि चेंज सन ऑफ लॉ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इश्यू करेंगे लेटर और रिकॉर्ड करेंगे रिवाइज टर्म। ऐसा नहीं हो रहा तो नो नीड टू इश्यू लेटर, मतलब कोई लेटर देने की जरूरत नहीं है, कोई न्यू लेटर देने की जरूरत नहीं है। इट्स सन ऑफ लॉ में सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप, नेचर, साइज, अदर रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
लीगल, ये लीगल क्या है, कंपनीज एक्ट, और ये दोनों उसके बच्चे क्या है, बच्चे, बोलो क्या है, बच्चे। अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या बोला था मैंने, एवरी नोटबंदी, याद है नोटबंदी, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। तो मेन लॉ और इनके दो बच्चे, इसमें बोलेंगे सन्स में, एस एन सन्स में क्या चेंजेस। सन्स क्या बताता है, कंपनी के रिलेटेड चीजें बताता है, क्या मैनेजमेंट चेंज हुआ, क्या ओनरशिप, क्या नेचर, क्या साइज, और मेन लॉ के दो बच्चे, ये याद रखेगा कि नहीं, बोलो। फिर हमने बात किया, चलो ये तो इनिशियल हो गया, लेकिन ड्यूरिंग दी ऑडिट, चाहे वो इनिशियल ऑडिट हो या रिकरिंग हो, बीच में आके दिमाग खराब करिए, बीच में आके बोल रही है कि क्या करना है हमको, जो ऑडिट के टर्म से चेंज करना है। ऑडिटर को एग्री नहीं करना चाहिए अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन 3 सिचुएशन में रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकता है। पहले तो कोई बीच में आएगा तो मुंह से गाली निकले, चिंटी आई बीच में, बोली सर चेंजेस का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, पागल है, वर्कलोड है, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर एमसी स्टैंड। बट फिर मुझे लगा यार गुस्से में मैंने गलत बोल दिया, तो यू कट कर दिया, मतलब ये रीजनेबल है, बराबर, तेरे को नहीं बोला, गलती से निकल गया, मेरी जबान टूट जाए, समझे, यू कट, एमसी स्टैंड। क्या था एवरीवन, एम मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या था, ओरिजिनली उसको ना रिव्यू ही करवाना था, बट उसको लगा कि रिव्यू और ऑडिट सेम होता है, और उसने हमारे ओरिजिनली ऑडिट रिक्वेस्ट कर दिया, हालांकि उसको बाद में क्या करना था, रिव्यू। क्या ये चेंज लीगल है, कर सकते चेंजेस, राइट ना। फिर उसके बाद यू आर, यू तो गया, एम सी, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहा है। अब पहले मुझे निग्रो का सर्विस चाहिए था, मुझे लगा कि शुरुआत में सनी ने बोली कि निग्रो का सर्विस लगेगा फॉरेन रेमिटेंस के लिए, बट निग्रो ने माल ही नहीं खरीदा, निग्रो का सर्विस नहीं लगा, हटा सकते नहीं हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर एम सी हो गया। आर रिस्ट्रिक्शन और स्कोप ऑफ इट, जनरली रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं होगा, बट याद में तुम बोला था एस एन वी निमिष का शादी, याद है वो मैंने डेटर का बोला था, डेटर का झगड़ा हुआ है किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, फिर भी तुम गए, जाएगा कौन जाएगा, हर्ष रावल, सनी इसको पेडिग्री देगी, समझ में एवरीवन, याद है कि नहीं। क्या ये रीजनेबल है, गुस्से में बोल दिया, यू आर एमसी स्टैंड, रीजनेबल, यू कट, तेरे को गाली नहीं दिया। आर रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, रीजनेबल होना चाहिए। एम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ओरिजिनली उसको रिव्यू कराना था बट उसने ऑडिट करवा लिया, ठीक है। एनसी नीग्रो का सर्कमस्टेंसेस, तो सर्विस की अब जरूरत नहीं है। अरे याद है कि नहीं, बोलना रे। अभी एवरीवन मुझे बताओ, अगर 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 ये 3 सिनारियो में मैं बोल रहा हूं रीजनेबल है तो तुम क्या करोगे, चेंजेस कर दोगे, लेकिन अगर नॉट रीजनेबल रहा तो, नॉट रीजनेबल का मतलब वो जो जानकारी दे रही रीजन वो इनकम्प्लीट होगा, ये मालूम है कि नहीं, वो करेक्ट नहीं होगा, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, ऑडिटर को डिनाई करना है, ऑडिटर को डिनाई करना है मैनेजमेंट को, और नॉट अलाउ, परमिट नहीं करना है। और अभी क्या करेगा मैनेजमेंट, हम लोग ने डिनाई कर दिया ना, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने को परमिट नहीं करेगा ऑडिट करने के। तू क्या निकालेगा रे, मैं खुद जा रहा है, विड्रॉ करेगा, बराबर। और विड्रॉ करने में देखना अपनी को जिम्मेदारी क्या, हाँ जिम्मेदारी रिपोर्ट करेंगे, किसको, टीचर, किसको रिपोर्ट करेंगे, ओनर, किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को। ये तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे बोलना रे, समझा। और फिर हमने बात किया था कि कभी कभी वो ये था ना, वो एम मिसअंडरस्टैंडिंग वाले में, कि ओरिजिनली गलती हो गई, रिव्यू करवाना था, रिलेटेड सर्विस ही करवाना था, लिंक क्या करवा लिया, ऑडिट, तो उसको चेंज करना है ऑडिट से या तो रिव्यू में, या ऑडिट से रिलेटेड सर्विस में। अच्छा, उसने मैनेजमेंट ने अपने को रिक्वेस्ट किया, कन्वे कर रहा है कि उसको लोअर एश्योरेंस, ये लोअर मतलब रिव्यू, और बिना एश्योरेंस मतलब रिलेटेड सर्विस। अरे मालूम है कि नहीं, बोलना। क्या तुम डायरेक्ट मान लोगे, नहीं, तुम असेस करो, कोई लीगल प्रॉब्लम लीगली अलाउड है, तुम सीए फाइनल पढ़ोगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल इंपैक्ट देखोगी कि क्या इस चेंजेस का होगा जो मैनेजमेंट बोल रहा है, क्या हम लोअर ऑडिट को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस, लीगली वैलिड है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैलिड तो करो। अगर तुमको लगता है कि हम लोग उसको बिना एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर ना, लेकिन दोनों लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लीकेशन चेक कर, और तुमको लगता है रीजनेबल है, कर सकते, तो ऑडिटर को सेटिस्फाइड करना है कि जो भी तुम चेंज कर रहे हो ऑडिट से रिव्यू या ऑडिट से रिलेटेड सर्विस, वो क्या है, वैलिड है। लेकिन देख, मैं तो पैसा पूरा लूंगा ऑडिट का, मैं तो पैसा पूरा लूंगा ऑडिट का, क्या सो मत, मैं तो पैसा लूंगा पूरा ऑडिट का, बराबर ना एवरीवन। तो वो बोलेगा ठीक है, जो वर्क ऑडिट तक का किया वो टिल रेलिवेंट रहेगा, उसके बाद का काम क्या करना, जो रिवाइज एंगेजमेंट है उसके हिसाब से करना, बराबर एवरीवन। और एक चीज मेरे को बोलो यार, क्या ये जो चेंजेस कर रहे क्या वो डिस्क्लोज करना है अपने को भले हमने शुरू में ऑडिट किया कुछ दिन तक, उसके बाद हमने रिवाइज किया, ठीक है, रिव्यू किया, क्या हम लोग को रिपोर्ट में ये मेंशन करना है, रिपोर्ट में रिव्यू में मेंशन करना है, रिलेटेड सर्विस में नहीं। अरे याद है कि नहीं, और रीजन क्या है, रिव्यू में एश्योरेंस देते, रिलेटेड सर्विस में एश्योरेंस नहीं देते, तो रिलेटेड सर्विस में नहीं करना, बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। देखो, रिलेटेड सर्विस पे इंक्लूड नहीं करना कि ओरिजिनली क्या कर रहे थे, और ओरिजिनली कौन सा ऑडिट था, रिलेटेड में नहीं, बाकी रिव्यू में करना है, ये बोलना रे, समझा क्या। अच्छा एवरीवन, SQC1 पहले ये समझो, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है जो बुक में नहीं था। वाई क्वालिटी स्टैंडर्ड क्यों चाहिए, क्योंकि हाई क्वालिटी का ऑडिट मेंटेन करना है।
क्वालिटी एजेंशियल, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, हम जो एश्योरेंस दे रहे प्रोवाइडर ऑडिटर, बराबर ना। SQC1, तुम यहाँ जो सीख रहे हो वो SQC1 है, जो सी ऑफिस में सीखोगे वो SQC1 है। वो किसको एप्लीकेबल है? सारा एंगेजमेंट, चाहे वो ऑडिट है, चाहे वो रिव्यू है, चाहे वो रिलेटेड सर्विस है, चाहे वो एश्योरेंस है। और ये सीए फर्म में लगेगा, जहां पे तुम जाते हो वहां की फर्म को क्वालिटी कंट्रोल अपने ऑफिस में बनाना है। तुमको सिखा दिया तो तुम कहा जाओगे क्लाइंट प्लेस पे कचरा मत करना। क्लाइंट प्लेस पे जाने के बाद जहां पे तुम ऑडिट करोगे उसी एंगेजमेंट से, सनी का ऑडिट करे तो उसी एंगेजमेंट में एप्लीकेबल है, पर्टिकुलर ऑडिट पे ही एप्लीकेबल है। मालूम है कि नहीं? अरे बोल ना रे। ऑब्जेक्टिव है SQC1। SQC1 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सीए फर्म को एस्टेब्लिश करना है क्या? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन जो उसके दिमाग में है, किस लिए? टू प्रोवाइड फर्म एंड पर्सनल कंप्लाई करेंगे प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट से, एंड फर्म एंड पर्सनल ऐसा काम करेंगे कि जो हम रिपोर्ट इश्यू करेंगे वो एप्रोप्रिएट है इन एनी सर्कमस्टेंस। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एवरीडे पढ़ते हो, इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल बनाओ अपना, कल बीमार भी हो गए ना एग्जाम के पहले, उसके बाद भी तुम्हारा रिजल्ट क्या हो? एप्रोप्रिएट है। याद रखना एवरीवन, बराबर कि नहीं? अच्छा एलिमेंट ये मेरे को बता ना, लड़के अच्छे की लड़की? अरे बोल ना रे, लड़के अच्छा काम करते। ही मेल ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, फिर एम क्या था? मॉनिटरिंग, फिर ए क्या था? एक्सेप्ट करे कि कंटिन्यू करे। ये कौन सा एक्सेप्टेंस है? 210 के पहले वाले की बाद वाला? पहले वाले, बराबर ना। और फिर तुम्हारा आर एल लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एथिकल। या तो ये तो फालतू रहा है, तुम कॉन्सेप्ट याद रखो। ले हैम पहले लीडर आएगा, लीडर एथिकल होना चाहिए। लीडर एथिकली अगर काम एक्सेप्ट करेगा तो काम एक्सेप्ट करने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स आएगा तो परफॉर्मेंस करेगा, उसको मॉनिटर करेंगे। ले हैम, बराबर। लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तीन चीजें। क्या मतलब? तीन चीजें। वो फर्म क्या करेगा? सीए फर्म एस्टेब्लिश करेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कि जो उसके माइंड में डिजाइन था, किस लिए? टू प्रमोट करने के लिए इंटरनल कल्चर। ये कल्चर किस पे होना चाहिए? बेस्ड ऑन क्वालिटी या डिसक्वालिटी पे? क्या हम लोग यहाँ बेवड़ा भी क्या है और तुमको पढ़ाई चलेगा क्या? बेस्ड ऑन किस पे होना चाहिए? रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिटी। तो पहला पॉइंट है मेन इंटरनल कल्चर। तीन पॉइंट है, ये अपने को खुद करना पड़ेगा। जो सीए फर्म का मेन सीईओ है, जो मैनेजिंग पार्टनर है, उसको अज्यूम करने की अल्टीमेट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अगर तेरे पास टाइम नहीं है ना रही तो असाइन कर दे, लेकिन जिसको असाइन करेगा नहीं, ऑपरेशनल रोज की जिम्मेदारी, वो एप्रोप्रिएट एबिलिटी का होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ऑथोरिटी होना चाहिए। अरे बोलना रे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तीन चीज लीडर में। लीडर अच्छा है तो एथिकल होना चाहिए। एथिकल में कोई भी प्रोफेशन और इंडिपेंडेंसी को लेकर वही चीज है यार। पहले हम लोग कम्युनिकेट करेंगे अपने पर्सनल को, इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो सेफगार्ड वाली चीज हम उनको बोलेंगे, कोई भी सर्कमस्टेंस में अगर तुमने आइडेंटिफाई किया कि ट्रेट है तो इवेल्यूएट करो कि कौन से टाइप का ट्रेट है, इसका वाला फैमिली वाला ट्रेट है। तो अगर ट्रेट आइडेंटिफाई करो तो बोलना, हम एक्शन लेंगे, एलिमिनेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो विड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? विड्रॉ। SQC1 बोलता है अगर कोई इंडिपेंडेंसी नहीं मेंटेन कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो भाई प्रॉम्प्टली स्टाफ प्रॉम्प्टली आके बता किसको? सीए फर्म को। सीए फर्म एक्शन लेगा और राइटिंग में लिख के देखिए 1 साल तक तो इंडिपेंडेंसी फॉलो करेगी, बीच में कुछ ब्रीच हो तो बताएगी नहीं बताएगी? बोल, बराबर। नेक्स्ट, तुमने लीडर हो, तुम एथिकल हो तो एथिकली काम एक्सेप्ट करो। काम एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट मतलब पहली बार की दूसरी बार? पहली बार ही तो एक ही बर्फ रख। इंटीग्रिटी देख क्लाइंट का अच्छा है कि नहीं, और खुद की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देख कि वो क्लाइंट का तू काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और तू क्या वहां पे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा। आइस समझ में आ रहा है? मैंने बोला जैसे विशाल सर, इंटीग्रिटी है, क्या मैं कैपेबल? यस, बट अगर मुझे लगता है क्लोज रिलेशन इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा पहली बार नहीं, दूसरी बार। ये हर्ष का एग्जांपल दिया था, कंटिन्यूअस। पहली बार सनी ने इसको ऑडे में ले लिया था, तो क्या है? हर साल तो लोग भाई हर साल लोग ऑडिट कर सकते हैं क्या? नहीं, हर साल इंटीग्रिटी चेंज हो सकती है। और फिर ये अपनी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखे और ये देखिए कि एथिकली काम कर सकती नहीं। मेजर प्रॉब्लम किधर आया था? सिग्निफिकेंट मैटर लास्ट प्रीवियस ऑडिट में। क्या होता? प्रीवियस ऑडिट में सनी ने इसको रूम में बंद करके परेशान कर दिया था, तो तुझे देखना कि सिग्निफिकेंट मैटर का करंट ईयर के ऑडिट में क्या इंप्लीकेशन होगा। नेगेटिव होगा तो मत एक्सेप्ट कर, पॉजिटिव होगा तो कंटिन्यू कर। ये मालूम है कि नहीं? और ये देखो, ये इंटीग्रिटी कैसे पता करेंगे उसके ऊपर याद है? एटीट्यूड फॉर्मल। अरे बोलना, हम लोग एटीट्यूड निकालेंगे कि क्लाइंट का प्रिंसिपल ओनर KMP TCW का क्या एटीट्यूड है। साथ में एटीट्यूड फॉर्मल में एफ क्या बोल रहा है? फीस रिड्यूस करने बोल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इंटीग्रिटी में डाउट है। ओ किधर है वो? मेरे को भी नहीं दिख रहा है। हाँ इधर ऑपरेशन, राइट एवरीवन। फिर आर रेपुटेशन, फिर एम बोलना रे मनी लॉन्ड्रिंग, ए बोल ए अपॉइंटमेंट का यार। जूना क्यों नहीं कंटिन्यू किया और नए को हमको क्यों प्रपोज किया? जूनियर वाले को क्यों निकाला? पूछना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है ना। इसका पगार नहीं दिया तो इंटीग्रिटी पता चलेगी नहीं? बोलो, अरे आ जाएगी नहीं? एनएल लिमिटेशन स्कोप ऑफ वर्क पे अगर वो डाल रहा है तो मतलब वो इंटीग्रिटी नहीं है। अच्छा तुमने सिलेक्ट कर लिया इंटीग्रिटी वाला बंदा, ह्यूमन रिसोर्स लाओ। ह्यूमन रिसोर्स ऐसा लाओ कि सफिशिएंट क्वांटिटी में हो,
जिसके पास कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंसी हो और वो कमिटमेंट करे टू एथिकल रिक्वायरमेंट से, बराबर। और हम लोग एक कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी और लोग कमिटेड रहेंगे तो उसके हिसाब से लोग परफॉर्म करेंगे ऑडिट परफॉर्म करेंगे तो उनको क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट, ताकि हम लोग अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर सके। क्या पॉलिसी होना चाहिए कि कल से आजा पागल, कल से आजा, पहले उसका क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर, फिर इसको ट्रेनिंग दे, करियर डेवलपमेंट, फिर वो काम करेगा, उसका कॉम्पिटेंसी पता चलेगा, बराबर ना। और अगर उसका कॉम्पिटेंसी अच्छा तो प्रमोट कर, लेकिन उसका कॉम्पिटेंसी हर्ष रावल की तरह है तो उसको कंपनसेशन मतलब नहीं, प्रमोशन हुआ तो कंपनसेशन मिलेगा। काम हर्ष रावल की तरह घटिया है तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, टेंशन मतलब रावल तेरी वाइफ मेरी वाइफ, तेरे बच्चे तेरे ही, और फिर से मौका देंगे, अगर नहीं कर पाया तो निकाल देंगे। और ये कब तक करेंगे, जब तक एस्टिमेटेड क्वांटिटी के पर्सोनल ना मिल जाए। याद है कि नहीं? अच्छा, परफॉर्मेंस होगा, क्या ईगो होना चाहिए परफॉर्मेंस में? नहीं। कंसल्टेंट लो कुछ डिफिकल्ट मैटर है या कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पे ज़्यादा केयरफुल होना होता है, तो वहाँ पे डिस्कस करो, किसी और इंडिविजुअल से कंसल्ट हो। वो विद इन फर्म भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। और सिग्निफिकेंट मैटर में तुम क्या करोगे, तुम EQCR बोलो, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट वो लोग भी सीए, यहाँ पे उनका कितना रोल होगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वहीं पे वो लोग आएंगे ना काम करने, कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो उनको उतना काम करने की जरूरत नहीं है, और लिस्टेड कंपनी को ये मैंडेटरी है। डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है तुम्हारे और टीम के बीच में, तुम्हारे कंसल्टेंट, तुम्हारे और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में। और गाइस ये डिफरेंस ओपिनियन है तो पहले इसको रिजॉल्व करना है, अनफी रिपोर्ट देना है। अब मतलब परफॉर्मेंस में तो डॉक्यूमेंटेशन होता है, अभी तुमने उस दिन पढ़ा ना और डॉक्यूमेंटेशन, याद है कि नहीं? पूरा फाइनल एंगेजमेंट के फाइल को रेडी करेंगे, ऑडिट खत्म होने के टाइम, ऑडिट के टाइम में सब पेपर कैसे भी जमा कर देते हैं, पर ऑडिट खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर फाइल को एक प्रॉपर परमानेंट फाइनल फाइल में डालेंगे। और कितने साल तक रिटेन करेंगे? 7 साल तक। और डॉक्यूमेंट किसकी प्रॉपर्टी है? सीए की। और ये सारा काम ऑफिस में हो रहा है कि नहीं? तो मैं मॉनिटर करूंगा पॉलिसी प्रोसीजर जो हमने रिलेटेड टू बनाया ना क्वालिटी कंट्रोल, अब ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये ऑफिस में होता है कि नहीं? अगर ऐसे ही मैंने मॉनिटर किया और मुझे वैसे ही रिजल्ट मिल रहा है, मतलब रेलिवेंट है, लेकिन मैंने तुमको पढ़ाया और तुम्हारे मार्क्स गंदे आ रहे, तो ये रेलिवेंट है, हमने मॉनिटर किया, रिजल्ट हमने जो पढ़ाया या हमने जो सिखाया क्लाइंट प्लेस में तुमने वैसे ही काम किया, वैसे ही रिजल्ट दिया क्वालिटी कंट्रोल की तरह, वो चेक करके लिए मॉनिटर करूंगा, मतलब वो एडिक्वेट है। तुमने एफिशिएंटली काम किया, मतलब हमारा पॉलिसी मॉनिटरिंग करके अच्छा है, बट तुमने एडिक्वेट नहीं किया, तुमको हमने पढ़ाया पूरा, तुम लाए 20 मार्क्स 30 मार्क्स इनएडिक्वेट मार्क्स लाए, मतलब हमारा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी मॉनिटर करने से पता चला कि प्रॉपरली तुमने एग्जीक्यूट किया नहीं, और तुमने कंप्लाइड नहीं किया विद, क्या था, कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस, मतलब जो रियल में पॉलिसी बना है उसको तुमने फॉलो नहीं किया, वो पता चल जाएगा, बराबर एवरीवन। ये 220 किधर होता है? ऑफिस में ना। ये 220 किधर? ऑफिस में कि क्लाइंट प्लेस पे? यार क्लाइंट प्लेस पे। 220 किधर? क्लाइंट प्लेस पे, बराबर ना। पर्टिकुलर ऑडिट जा करने आएंगे सनी के घर पे, लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब ऑडिट चालू है तो लीडर क्या बोलेगा? एंगेजमेंट पार्टनर क्या एम्फसाइज करेगा? एंगेजमेंट टीम को CFA क्वालिटी रखना, मतलब कंप्लायंस कर रहे हैं किसका? स्टैंडर्ड का भी कर और क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी का भी कर। और ऐसा कंप्लायंस करेगा ना तो क्या होगा, तो एक अच्छा ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर सकता है। और क्या बोला था हम लोग ने? फियर, विदाउट फियर क्या कर, तू क्वेरी रेज कर, उससे क्या होगा? क्वालिटी एक एसेंशियल है और क्वालिटी वर्क होगा इंडिस्पेंसिबल है, बराबर कि नहीं? और क्या होता है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कार्ड, अपना कार्ड खोलो, क्या खोलो? कार्ड। जब परफॉर्मेंस है तो मेन कार्ड ओपन करो। C, कंसल्टेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताओ। फिर ये अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट देना कि नहीं देना है? देना है। रिव्यू कराओ, डायरेक्शन दो, राइट एवरीवन, बराबर। S से क्या, S से क्या, सफिशिएंट एविडेंस हुआ कि नहीं? परफॉर्मेंस जो एविडेंस मिलेगा सफिशिएंट है कि नहीं रिपोर्टिंग करेंगे। ये हो गया क्या? अरे बोलना रे, 30 मिनट्स